तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वसीयत के बारे में, जिसे कि विल कहते हैं और इंग्लिश में इसे टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जो कि वसीयती पत्र होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि वसीयत होता क्या है, इसे कौन बनाता है और इसी के साथ की वसीयत कैसे बनाया जाना चाहिए। आज इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे और इसी के साथ इस टॉपिक का जो कानूनी महत्व है उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासमीर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लॉग ऑन चर्चा। दोस्तों, वसीयत को पूरा समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें और पूरा समझे। तो दोस्तों, ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति यदि स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति का अपनी पीढ़ी में, जो कि मतलब उसके संतान है, उसमें बंटवारा करने के लिए एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक पत्र तैयार करता है, जिसे कि वसीयतनामा विल भी कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने कि अपनी सारी उम्र लगाकर एक संपत्ति बनाई है और उसके कुछ संतानें हैं, कुछ बेटे या फिर बेटी है, वो पूरी संपत्ति को उन्हें बंटवारा करना चाहता है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति जीते जी अपनी एक वसीयत बनाएगा, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें के सब लोग समान अनुपात में संपत्ति को डिवाइड कर देगा, जिसे कि हम वसीयतनामा कहेंगे। वसीयत शब्द का उपयोग जो भी संपत्ति का बंटवारा होता है, जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है, उस डॉक्यूमेंट को वसीयतनामा कहते हैं। इसमें यदि हम कानून की बात करें तो यह भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 में दिया गया है, जिसमें कि अगर हम देखें तो पता चला हमें वसीयत के बारे में पता चलता है। इस अधिनियम के अनुसार संपत्ति का बंटवारा करने के लिए वसीयतनामा एक ऐसा पत्र होता है जो कि उसके मर जाने के बाद उसकी संपत्ति का जो भी उत्तराधिकारी होगा, उस उत्तराधिकारी को उस संपत्ति के बंटवारे के अनुसार, मतलब जो वसीयतनामा रहता है उसके अनुसार उस संपत्ति का जो भी उत्तराधिकारी रहता है उसको चुना जाता है, जिसे कि हम वसीयत पत्र कहते हैं। वसीयतनामा यह तय करता है कि जो भी अगला संपत्ति का वारिस यानी कि उत्तराधिकारी होगा, वो यह तय करता है कि आने वाली संपत्ति का मालिक कौन होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो व्यक्ति ने वसीयत लिखा है वो उसके मरने के बाद ही काम आती है, उसके जीते जी उस वसीयत का कोई मोल नहीं रहता, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि है, जिसमें के पहला, चल या फिर अचल संपत्ति की भी वसीयत बना सकते हैं। मतलब संपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो चल हो या फिर अचल हो, दोनों में से किसी भी प्रकार की संपत्ति की वसीयत हम बना सकते हैं। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट ये है कि वसीयत बनाने के लायक वही व्यक्ति है जो कि दिमाग से स्वस्थ हो, मतलब किसी भी प्रकार से कोई दिवालिया घोषित ना हो, पागल ना हो, और इसी के साथ वयस्क हो, यानी कि वह 18 साल की आयु को पार कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति ही वसीयतनामा बना सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि अनसॉल्व माइंड यानी कि दिमाग से थोड़ा पागल हो, या वह व्यक्ति वयस्क ना हो, यानी कि उसने 18 साल की आयु पार ना कर चुकी हो, ऐसा व्यक्ति जो कि वसीयतनामा नहीं बना सकता। वसीयतनामे के कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि यह है। और इसी के साथ हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दोस्तों, वही संपत्ति का वसीयतनामा बन सकता है या फिर वही व्यक्ति बना सकता है जिसने कि वह स्वयं अर्जित किया। मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा तब कर सकता है जब वह संपत्ति उसने स्वयं कमाई हो, मतलब खुद से कमाई हुई संपत्ति का ही वसीयतनामा बन सकता है। यानी कि पैतृक संपत्ति का वसीयतनामा नहीं किया जा सकता। जो संपत्ति पिता के द्वारा अपने को प्राप्त हुई है उसका वसीयतनामा नहीं किया जा सकता। पैतृक संपत्ति में व्यक्ति उसी संपत्ति का वसीयतनामा कर सकता है जो कि उसके अधिकार में, उसके हिस्से में आने वाली हो। और इसी के साथ इसकी कुछ औपचारिकताएं भी है, जो कि मतलब वसीयत का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। वसीयत किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी भाषा में हम वसीयत लिख सकते हैं। बस इतना है कि वो भाषा समझ आना चाहिए, एक मतलब क्लियर तरीके से लिखा होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बस उसमें विस्तार से बात लिखी जानी चाहिए और भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो कि सबके समझ आ सके। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। वसीयत किसी भी कागज पर लिखा जा सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन यदि करवा लिया हो तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है। वसीयत बनाने के लिए किसी भी स्टाम्प पेपर या फिर किसी भी स्टाम्प चिन्ह की जरूरत नहीं होती है। वसीयत के लिए जरूरी है कि वसीयत जैसा बनता है वैसा बनाना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी न दो गवाहों की साइन लगती है, मतलब किसी भी कोई दो गवाह इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि एक दूसरे की उपस्थिति और वसीयतकर्ता की उपस्थिति में दोनों को हस्ताक्षर करना होता है। मतलब ऐसा कि यदि कोई पहला, मतलब एक गवाह बाद में और एक गवाह दूसरी बार, मतलब दूसरे तीसरे दिन साइन नहीं कर सकता, दोनों को साथ में मिलकर और वसीयतनामा जो बना रहा है उसके साथ उसके सामने ही साइन करनी होती है। और इसमें यदि हम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, जो व्यक्ति जिसके नाम की संपत्ति, मतलब जिसमें भी वसीयतनामा लिखा जा रहा है, वह व्यक्ति भी गवाह हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, अगर ये आगे जाके कोई बात होती है तो दोस्तों ये बात भी आ सकती है कि उसने किसी जबरदस्ती वसीयतनामा बनाया हो या फिर किसी जबरदस्ती करके वसीयतनामा अपने नाम कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी है कि जो भी व्यक्ति है उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जिस भी मतलब जहां तक हो सके कोई दूसरा व्यक्ति जो कि अपने रिश्तेदार है या फिर कोई अपना एक
मतलब अच्छा मोल भार वाला व्यक्ति रहता है उसे ही आप गवाह बनाए। ये बेहतर नहीं है कि जिसके नाम की वसीयत हो रही वही व्यक्ति को गवाह बना लिया जाए। बेहतर है कि कोई व्यक्ति जिसके नाम की वसीयत हो रही है वो गवाह ना बने, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति बने। दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि यदि कोई वसीयत बनाता है, जो भी आप अगर वीडियो देख रहे हो दोस्तों, यदि आप वसीयत बनाने की सोच रहे हो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वसीयत में पूरी संपत्ति का सही से वर्णन करा जाना चाहिए। मतलब जो एक एक पॉइंट है ना दोस्तों, सारी पॉइंटों को वसीयत में लिखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ यदि दोस्तों कोई पिता के 4 लड़के हैं और वो 4 लड़कों में अपनी संपत्ति नहीं बांटना चाहता, किसी एक लड़के में अपनी संपत्ति बांटना चाहता है और वो एक के नाम का ही वसीयतनामा बनाना चाहता है, तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि उसमें कारण लिखना चाहिए कि वो 3 बच्चों के नाम संपत्ति क्यों नहीं करना चाहता और जो एक बच्चे के नाम कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ये दोस्तों आगे के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट होता है दोस्तों। यदि कोर्ट में अगर आगे जाके कोई 3 बच्चे केस लगाते हैं तो दोस्तों उसमें कारण लिखा हुआ मिलता है वसीयत में कि हाँ इस कारण से इस 3 बच्चों को संपत्ति नहीं मिल रही है और यह कारण है कि इस एक बच्चे को संपत्ति पूरी दी जा रही है। तो सबसे जरूरी है कि जो संपत्ति का पूरा वर्णन है दोस्तों, जो एक एक पॉइंट रहता है उसको पूरा डीप में और अच्छे से लिखा जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही कम शब्दों में आपको वसीयत के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।